चलिए, तो आप अपने सवाल लगातार भेजते रहिए। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। समीर शाह हैं, फाउंडर हैं इन्वेस्टा फाइनेंशियल सर्विसेज के, और साथ ही हमारे साथ अमित कुकरेजा है, फाउंडर है अमित कुकरेजा एडवाइजरी के। तो एक एक करके हम तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप लोग आए और हमारे दर्शकों को जागरूक करेंगे और तमाम उनके सवालों के जवाब भी देंगे। शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक है अजय कुमार गोस्वामी हैं। इन्होंने 2012 में 1 लाख रुपए ट्रेडिंग की तो नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये जान लेते हैं। अजय कुमार जी खुद फोन लाइन पर मौजूद है। अजय जी बताइए क्या हुआ था आपके साथ। आपके सवाल मिले तो हैं, लेकिन पूरी तरह से आप बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने क्या है कि 1 लाख रुपए पर्सनल लोन लिया था। अच्छा। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने शेयर ट्रेडिंग की और उसमें मेरा पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया पैसा। ओके। और वो पर्सनल लोन था तो मेरी किस्त करीबन 4,000 रुपए थी। तो वो साल एक में वो खत्म हो गया। उसके बाद में मेरे को लोन चुकाना भी भारी हो रहा था। उसके बाद में मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि ये काम तुम बिल्कुल बंद कर दो और तुम्हारा लोन है जितना मेरे को बताओ, मैं इसको चुकाऊंगी, और उस जो 4,000 रुपए कटते हैं उसको तुम म्यूचुअल फंड में डाल दो। और मैं लगातार 4,000 रुपए उसके 2 HDFC के म्यूचुअल फंड लिए, उसमें उसका निवेश उसके नाम से मैंने शुरू कराया। और वो 4,000 रुपए मेरे आज तक चल रहे हैं। उससे मेरी बहुत अच्छी वेल्थ बनी। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग वगैरह इंसान को नहीं करनी चाहिए और लोन लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए कविता, ये महिला सशक्तिकरण की भी एक परिभाषा है। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यहाँ है कि गोस्वामी जी को ये खुद ही रियलाइज हो गया कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। सर, लोन लेकर ट्रेडिंग करने की सलाह आपको किसने दी थी, या आपने ऐसे ही थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के बाद? बस वो हाथ आजमा लिया कि जल्दी पैसा बने। शॉर्टकट आमतौर पर बहुत होता है कि बहुत शुरुआत में आपको ढेरों ऐसे ट्रेडर मिल जाएंगे, और इसके लिए जरूरी है कि पहले तो आप स्किल सेट तैयार करें। और आप लेकिन लोन लेके तो करना ही नहीं है। मुझे बहुत ही वो उसके नाम से चल रहे, आज भी चल रहे हैं। और वो 4,000 वो मेरे बंद नहीं करा रही है, आज भी मेरे से लोन भरवा रही है। अच्छा सर, देखिए आपने हमें अपनी कहानी बताई, मेरे ख्याल से काफ़ी प्रेरणा दी आपने तमाम दर्शकों को, जिनको लगातार हम इसी तरह की एडवाइस देते आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए भी कि लोन लेकर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। इनफैक्ट लोन आप तब भी लें जहाँ पे कोई फाइनेंशियल गोल के लिए आपके पैसे कम पड़ रहे हो, और वरना तो पूरी तरह से आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर निर्भर रहना चाहिए और सही समय पर फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत भी करनी चाहिए। लेकिन आप बीती को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और समीर, इन्होंने हार्ड वे लर्न किया है लेसन, लेकिन हमारे पास अभी भी मौका है तमाम लोगों को बचाने का इस रास्ते पर चलने से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कविता जी, आपने मुझे आपके शो पे वापस आमंत्रित किया। अब आते हैं, एक क्लासिक एग्जांपल है। जनरली हमने क्या देखा है, जब इन्वेस्टर पहली बार इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहली गलती ये होती है कि पूरा का पूरा पैसा ट्रेडिंग के हिसाब से स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे पहला, जब भी आप निवेश शुरू करें, शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे पैसा जाएगा ही जाएगा। आप जैसे आज सिंपल आप एक मोबाइल खरीदते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हो, तो आप एक बेसिक रिव्यू मैकेनिज्म फॉलो करते हो, आप उसकी थोड़ी R&D करते हो, आपको क्या चाहिए रिक्वायरमेंट फिक्स करते हो और उसके बाद उसको बाय करते हो, राइट? सिमिलरली जब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो तो भी आपको ये बेसिक चेकलिस्ट अपने फॉलो करने चाहिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा लर्निंग ले ले और उसके बाद करें। अब जब जैसे इन्होंने बोला 1 लाख का लोन लिया, उन्होंने खुद ने सबके सामने बता दिया कि लोन लेके कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आमतौर पर कोई भी एक्सपर्ट आपको एडवाइस नहीं करेगा। बट अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो या आपके पास जब भी इन्वेस्टमेंट सरप्लस होती है, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑलवेज 3 पार्ट में डिवाइड करके करना चाहिए। एक होता है, जैसे 1 लाख इनके पास था तो 1 लाख में से साइजेबल पोर्शन लगभग 50% उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यानी डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट में कर लेना चाहिए था। 30% मॉडरेट यानी मिड टर्म वाला करना चाहिए था, और 20% 10 या 20% जो उनका रिस्क एपेटाइट है उतना ही पैसा उनको ट्रेडिंग के लिए करना चाहिए था। अगर ये स्ट्रेटेजी वो अडॉप्ट करते हैं, आमतौर पे हम यही कहते हैं कि अगर आप हर महीने जो सेविंग करते हो उसमें से अगर आपको ट्रेडिंग करने की इच्छा है तो एक बजट बना ले, उससे अगर वो बजट में लॉस होता है तो बंद कर दे और उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। अगर आप ये करते हो
तो चांसेस है आप अपनी कैपिटल कभी भी पूरी की पूरी नहीं गवाओगे, और जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करा हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर अच्छे स्टॉक है, अच्छा म्यूचुअल फंड है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी जो लॉस किया है वो कवर हो सकता है। सो ये अगर स्ट्रेटेजी, सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो चांसेस है कि स्टॉक मार्केट में जो आमतौर पे नेगेटिविटी फैलती है कि लॉस हुआ और हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं क्रब हो सकती है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देहरादून से हम रवि का सवाल लेते हैं। और रवि पूछ रहे हैं, सोने और चांदी में फिलहाल पैसे लगाने का सही समय है या नहीं, या बहुत देर हो चुकी है? अमित, इनको शायद थोड़ा सा फोमो फील हो रहा है, जिस तरह से कीमतें ऊंची पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो बताइएगा, अभी लगाएं ऊंची कीमतों पर, या अगर लंबी अवधि का आपके पास समय है तो स्टैगर्ड वे में आप पैसे लगा सकते हैं? पोर्टफोलियो का हिस्सा तो होना ही चाहिए 10 से 15%। देखिए, मेटल्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा डेफिनेटली होना चाहिए। आप मार्केट को टाइम मत कीजिए। अभी हम ट्रेडिंग के बारे में ही बात कर रहे थे, तो आप ट्रेडिंग के इंटेंशन से सिल्वर या गोल्ड में पैसे ना लगाएं। आप उसको इन्वेस्टमेंट के इंटेंशन से पैसे इन्वेस्ट कीजिए, ताकि लॉन्ग टर्म में वो आपके पोर्टफोलियो का हमेशा एक हिस्सा बना रहे। हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा है, बट रिवर्सल टू मीन डेफिनेटली होगा और ये रेट्स कम होंगे। अगर आप सिस्टमैटिकली हर मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहें, तो आपको एक अच्छी रीजनेबल रिटर्न्स मिलेगी, प्रोवाइडेड आपका होल्डिंग पीरियड 3 से 5 साल का है। सो मेंटेन इन्वेस्टिंग माइंडसेट, नॉट अ ट्रेडिंग माइंडसेट। और कोई टाइम लेट नहीं होता। इन्वेस्टिंग होराइजन अगर आपका अच्छा है तो हर वक्त सही वक्त होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप इसमें अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कीपिंग अ लॉन्ग टर्म होराइजन इन माइंड। अगर नज़रिया हो तो दिक्कत नहीं है, आप एसआईपी के जरिए स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से 10% 20% की गिरावट भी आ जाए, लेकिन अगर आपका टारगेट 200% कमाने का है तो उसमें से 20% कम भी हो जाए तो बहुत चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपका नज़रिया लंबी अवधि का है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिहाज से गोल्ड सिल्वर होना चाहिए, मेटल्स को भी बजट देना चाहिए। लेकिन वेट कितना देना है आपको, ये आपके रिस्क एपेटाइट पे भी निर्भर करता है। अगले दर्शक है जिन्होंने हमें सवाल भेजा है, मुंबई से आर्यन नाम है, 25 साल के हैं। ये अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को भी ऐड करना चाहते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या रेट्स एक बेहतर विकल्प हो सकता है क्या? समीर जी, क्या लग रहा है आपको? यंग इन्वेस्टर हैं, अब पूरा फिजिकली पूरे फ्लैट ना खरीद पाए, कोई पूरा प्रॉपर्टी ना खरीद पाए, लेकिन एक टुकड़ा, एक टोकन खरीद सकते हैं रेट्स के जरिए, आप क्या एडवाइस करेंगे? तो पहले अगर ये 25 साल के हैं, अगर ये उनका गोल है रहने के, यानी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए या सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, तो हम जनरली कंसिडर इसको इन्वेस्टमेंट में नहीं करते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से करते हैं, तो ये अगर आज की डेट में अगर वो मेट्रो सिटी में रहते हैं, अब कम से कम भी इन्वेस्टमेंट करना जाएंगे तो भी 1 करोड़ से नीचे का आज की डेट में फ्लैट अच्छा नई जगह पे नहीं मिलेगा। अगर उनको अप्रिसिएशन वाली प्रॉपर्टी चाहिए, रेंटल इनकम चाहिए, ये सब कंसीडर करते हैं, तो उनको अच्छे सोसाइटी में रहना पड़ेगा। और अगर वो लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारा आमतौर पर सजेशन ये रहता है कि थोड़ा वेट करके, कैपिटल थोड़ी जमा करके फिर रियल एस्टेट में जाए, तो रिटर्न बेहतर बन सकते हैं। आज की डेट में क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीदने जाते हो मुंबई जैसी सिटी में या कोई भी मेट्रो सिटी में, आप मैक्सिमम 10 या 15% डाउन पेमेंट करते हो, बाकी का साइजेबल पोर्शन आप लोन लेते हो। अब लोन लेने में क्या होता है, जो आप इनिशियल ईयर्स में लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो, वो आपका इनकम ऐसे अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना रियल एस्टेट में अप्रिसिएशन फ्लैट वाले पोर्शन में नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ पे इनडायरेक्ट खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, जैसे फ्लैट का मेंटेनेंस आता है, या आपको एएमसी बीएमसी जो भी यहाँ पे चार्ज लेती है, वो सारे पेमेंट करने होते हैं, प्लस आपको और उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है फ्लैट के हिसाब से। अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, तो मेरा सजेशन ऑलवेज ये रहेगा, या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदे या लैंड बाय करे, ये इन्वेस्टमेंट परसे से काउंट किया जाएगा। हाँ, अगर 25 ईयर्स की एज है, शुरुआत ऑलवेज हमारे एंड से सजेशन ये रहेगा कि टू स्टार्ट विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से करें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाइवर्सिफाइड। रेट्स आपको कैसा दिख रहा है? सॉरी, रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट्स में अगेन, रीट्स भी कोई छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट होता है। हाँ। तो आज 25 साल की उम्र में साइजेबल अगर इनकम रीट्स में डाल देंगे, तो पोर्टफोलियो इम्बैलेंस हो जाएगा। शुरुआत में ऑलवेज हमारा सजेशन ये होता है, 25 साल की यंग इन्वेस्टर को सजेशन यही रहता है, आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप कोई भी एसेट क्लास देख लो, उसके कंपेयर में इक्विटी ने ऑलवेज आउट परफॉर्म किया है लॉन्गर रन में। तो सजेशन यही रहेगा कि टू स्टार्ट विथ
आप इक्विटी से करें एंड ग्रेजुअली आप अपना जब पोर्टफोलियो साइजेबल इक्विटी में हो जाए तब रिट्स में थोड़ा थोड़ा करके तो डाइवर्ट कर वो सकते कह रहे हैं। हैं कि उनको ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में, इसका मतलब ये है कि पोर्टफोलियो इनके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम पता नहीं हमें कि म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं या स्टॉक्स में डालते हैं, लेकिन अगर मान लें कि रीट्स में भी ये निवेश करने लायक फिलहाल पूंजी इकट्ठा कर चुके हैं, तो कौन सा रीट रेकमेंड करेंगे या कैसे चुनाव करें अपने लिए सही रीट का? अभी यहाँ पे रीट्स में आप देखोगे तो 3 अलग अलग वैरायटी के रीट्स बनते हैं। एक होता है जो कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं या बिल्डर के साथ पहले जेवी कर लेते हैं, तो शुरुआत से जब प्रॉपर्टी सिलेक्शन के फेज से स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6-8 ईयर्स में रिटर्न वो लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि प्रॉपर्टी बन के रेडी हो जाएगी, वो टाइम में रिटर्न अच्छा बनता है। अब वो कमर्शियल है, रेसिडेंशियल या हाइब्रिड रेंटल इनकम वाली है, वो रिटर्न के हिसाब से अगर उनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो हमारा सजेशन ये रहेगा कमर्शियल प्रॉपर्टी में जहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्राउंड यानी जो जमीन खरीदने से पहले वाला रीट आता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो रिटर्न के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लाइव दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। समीक्षा हमारे साथ इंदौर से फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ समीक्षा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अपना सवाल भेजने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं समीक्षा इंदौर से बात कर रही हूँ। मैम मेरा सवाल ये है कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और मल्टी कैप एलोकेशन में क्या फर्क है? मतलब इसको आप आसान भाषा में अगर मुझे समझा सकें तो। बिल्कुल बिल्कुल, अमित आपके पास आएंगे। और फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में क्या फर्क होता है? जी, तो मल्टी एसेट एलोकेशन में आपके जो फंड होते हैं उसमें फिक्स्ड इनकम भी होता है, इक्विटी भी होता है, और उसमें एक मिनिमम इक्विटी एलोकेशन बना होता है। जो हाई रिटर्न वाला इक्विटी एलोकेशन भी हो सकता है और लो रिटर्न वाला इक्विटी एलोकेशन भी हो सकता है थ्रू शॉर्ट्स। मल्टी एसेट फंड में गोल्ड एंड सिल्वर भी होता है। तो ये 3 तरीके के एसेट क्लासेस होते हैं, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी एंड सिल्वर एंड गोल्ड, जो आपको एक बैलेंस्ड रिटर्न देते हैं, इसलिए इनको हाइब्रिड फंड कहा जाता है। जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है उसमें लार्ज कैप कंपनीज भी होती हैं, मिड कैप कंपनीज भी होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज भी होती हैं, लेकिन कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता कि कितनी लार्ज कैप, कितनी मिड कैप और कितनी स्मॉल कैप, लेकिन इक्विटी एलोकेशन 65% से ऊपर होता है। और जो आपने बोला मल्टी कैप फंड, उसमें आपका फिक्स्ड होता है कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप, ये एलोकेशन होना चाहिए इन स्कीम्स में। रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी कैप भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, फ्लेक्सी कैप भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी होने की वजह से आपको मल्टी कैप में रिटर्न फ्लक्चुएशन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पे फिक्स्ड एलोकेशन है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर रिस्क मिटिगेशन के लिए लार्ज कैप ओरिएंटेशन बना सकता है या अपॉर्चुनिटी के लिए मिड कैप ओरिएंटेशन बना सकता है। और जो आपका मल्टी एसेट फंड है वो एक आपको इन तीनों कैटेगरी में सबसे कम रिटर्न देगा, लेकिन वो भी एक अच्छा 10 से 12-13% का रिटर्न दे सकता है अगर फंड मैनेजर ने उसमें स्मार्टली तीनों एसेट क्लासेस में एलोकेशन बना के रखी हुई। तो आप देख लीजिए आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। मल्टी एलोकेशन फंड भी आजकल काफ़ी चर्चा में है और बहुत सारे एवरेज देखेंगे टॉप फंड्स के तो उन्होंने भी 12 से 15% के आसपास के रिटर्न, सालाना रिटर्न दिए हैं पिछले कई सालों में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर चल रहे हैं तो मल्टी एलोकेशन फंड्स में उसका भी फायदा मिला है। चलिए अगले दर्शक है जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है, राम प्रसाद हैं जयपुर से। वो रिटायर्ड हो चुके हैं और लार्ज पोर्शन उनका पोर्टफोलियो एफडी में है, लेकिन अब चाह रहे हैं कि बेटर रिटर्न वो डेट फंड्स के जरिए कैसे एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाह रहे हैं। समीर जी, बहुत अच्छा सवाल है। एफडी आमतौर पे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, आमतौर पे जो रूरल इलाके में रहते हैं एफडी उनको सबसे बेहतर लगता है, लेकिन वो चाह रहा है कि डेट फंड्स की तरफ शिफ्ट हो और एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल जाए। आप उनको सलाह दीजिए। अब डेट अगर हम फिक्स डिपॉजिट वर्सेस डेट फंड कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे डेट फंड में भी थोड़ा रिस्क रहता है, कंप्लीटली रिस्क फ्री रिटर्न नहीं आते। आपके माध्यम से पहले ये बोल के फिर सजेशन करना देना स्टार्ट करूंगा। अभी डेट फंड में भी अलग अलग रिस्क कैटेगरी आती है, तो यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको रिस्क लेने की इच्छा है तो क्रेडिट रिस्क वाले फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो थोड़ा बेटर रिटर्न डायनामिक बॉन्ड्स वगैरह, डायनामिक्स बॉन्ड में। और अगर आपको सिंपल जाना है तो जो नॉर्मल रेगुलर फिक्स इनकम वाले शॉर्ट टर्म वही कंटिन्यू रख के यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं।
और सुझाव ये रहेगा कि आप फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करें। हाइब्रिड फंड में थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर आएगा तो फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रिटर्न कर पाएंगे। हाइब्रिड फंड में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा एक्सपोजर डेट में रहेगा, कम एक्सपोजर इक्विटी में रहेगा। तो उनको रिटर्न जो हम एफडी से ज़्यादा करने की बात करें तो पहला सुझाव ये रहेगा, अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर ऑलमोस्ट नील या बहुत मिनिमल है तो हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड से स्टार्ट करें और नॉर्मल डेट फंड जो फिक्स इनकम फंड है उसमें वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से सुशील कुमार वर्मा जी। नमस्कार वर्मा जी, क्या हालचाल सर? नमस्कार जी, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने 4 फंड में 5,000 रुपए की एसआईपी अभी 2 महीने पहले से की हुई है। ओके। फंड का नाम है हमारा बंधन बैंक स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा, ओके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ओके और ये 1 मिनट, चौथा है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप। बताइए सर, आपने 20,000 रुपए डाल रखे, 15 साल तक आपको जानना है कितना रिटर्न मिलेगा इसी निवेश के साथ। निवेश बढ़ाएंगे भी? मेरा रिटायरमेंट 2029 को है और मैं हर साल 10% बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कितना कॉर्पस? 15 साल बाद कितना हमारा फंड हो जाएगा? ठीक है, आपने कुछ आपने इसी पोर्टफोलियो पे आश्रित रहना है रिटायरमेंट के बाद? लेकिन पीएफ भी में जमा होता है हमारा 25,000 रुपए, पीएफ भी है। ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बताते हैं आपको कि कितना आप जमा कर पाएंगे, और क्योंकि आपने स्पेसिफिक फंड्स मेंशन किए हैं तो मैं समीर के पास ही आऊंगी। रफ अगर आप मुझे बता सके, इन्होंने कब से अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी आपको पता होगा सुशील कुमार जी? 2 साल से स्टार्ट किया। 1,000 रुपए है अभी। 2 साल से शुरू किया है उन्होंने? तो करीबन 2 साल से नहीं, 2 महीने से किया है। 2 महीने 2 से? महीने अच्छा, से अभी किया तो अभी हाँ, है, 2 महीने बिल्कुल। से किया है। तो बंधन स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो 4 फंड सिलेक्ट करे हैं वो काफी अच्छे फंड है। टाइम टू टाइम रेगुलर बेस पे मॉनिटर करते रहना, एंड आई एम श्योर ये फंड अगर ज़्यादा डेविएट नहीं करते हैं तब तक तो ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यू रखने में अपने पोर्टफोलियो में। अब बात करते हैं 20,000 आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, हर साल आप 10% से अगर बढ़ाते हो तो 15 साल में करीबन आप कंसीडर करो 1.25 करोड़ के आसपास आपका रफली एयूएम इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा। अगर आप 15 साल 10% एनुअल स्टेप अप करते हो, वो कंसीडर करके आप अज्यूम कर सकते हो कि 1.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बनेगा मैडम। ओके, तो ये सलाह आपके लिए दी गई। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। ललिता हैं ग्वालियर से। उनका कहना कि दिवाली करीब है और टीवी ये खरीदना चाहते हैं अपने घर के लिए, क्या करें? नो कॉस्ट ईएमआई के जरिए जाएं या आउटराइटली सीधा जाके खरीद ले पूरे पेमेंट करके? वेरी इंटरेस्टिंग। समीर जी देखो, आज की डेट में एक चीज बहुत आज आगे भी आप लोग अभी डिस्कस हुआ, इसके आगे या उसके आगे सेक्शन में जी मेरा ऑलवेज सुझाव ये रहता है कि आप हो सके तब तक इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब भी खरीदे नो कॉस्ट ईएमआई कंसीडर किया जाता है, बट जब आप फुल कैश लेके जाते हो तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा। प्रोसेसिंग फी होता है, ये सब कंसीडर करते आप देखते हो तो वो थोड़ा रिलेटिवली अपफ्रंट कैश करने पेमेंट के मुकाबले थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो सुझाव ऑलवेज ये रहता है कि आप अपना पैसा डायरेक्ट पैसा अगर आपके पास अवेलेबल है तो अपफ्रंट पेमेंट करके आप खरीदें। आज की डेट में जो पहले सेविंग इकोनॉमी हुआ करती थी, आज की डेट में आप कोई भी बैंक के वेबसाइट पे जाओ या गवर्नमेंट एस्पेक्ट से भी देखो, सो वी आर मूविंग फ्रॉम सेविंग इकोनॉमी टू स्पेंडिंग इकोनॉमी। अगर ये स्पेंडिंग इकोनॉमी बनाने के लिए हर जगह पे क्रेडिट कार्ड या इजी ईएमआई वाले ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप इजी ईएमआई वाले ऑप्शन में यानी आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आप एक फिक्स पोर्शन हर महीना अपनी इनकम से स्पेंड करना चालू करोगे। उसकी बजाय हमारा सुझाव ये रहता है कि वो आप हर महीना इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका रिटर्न ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्पेंडिंग और टेकिंग एनी ये हम कंसीडर करते हैं हमारी लैंग्वेज में ये दिस आर नॉट असेट, ये रिड्यूसिंग असेट है, रिड्यूसिंग वैल्यू असेट होता है। तो सुझाव ये रहता है कि आप अगर अपफ्रंट पैसा दे सकते हो तो वो दे के खरीदें। चलिए अगला सवाल लखनऊ से लेंगे साक्षी का। अमित, इन्होंने अभी अभी अपनी जॉब शुरू की है और पूछ रही है कि कंपनी ऑफर कर रही है 5 लाख का मेडिकल कवर,
क्या ये इनफ होगा? क्या इन्हें अलग से अपने लिए कवर खरीदना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साक्षी, आपको डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपको कंपनी 5 लाख का कवर दे रही है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं तो आपको एटलीस्ट 15 to 20 lakhs का सुपर टॉपअप अपने पर्सनल लेवल पे ले लेना चाहिए। सुपर टॉपअप कब काम आता है? जब आपका बेसिक कवर जो कंपनी के थ्रू एग्जॉस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी हॉस्पिटलाइजेशन, तब आपका सुपर टॉपअप काम आएगा और उसका प्रीमियम भी ज्यादा नहीं होता है। तो आप सुपर टॉपअप बाय कीजिए विद अ डिडक्टेबल ऑफ 5 lakhs। आपका वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा और वो आपको एक अच्छा कवर देगा। मेट्रो सिटीज में या टियर 2 सिटीज में मुझे लगता है कि कम से कम हर इंडिविजुअल के पास 20 से 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस प्लान एंड सुपर टॉपअप प्लान। भी रखे और उसके ऊपर से सुपर टॉपअप भी ले। जिस तरह के हेल्थ केयर के खर्चे बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगले दर्शक हमारे साथ बरखा हैं इलाहाबाद से। एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, बच्चों के लिए शुरू हुई है। जो नॉर्मल एनपीएस में 18 साल के जब हो जाते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है। शुरुआत में माता पिता इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। बताइए सर, एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में, इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर हम ट्रेडिशनल एनपीए जो लॉन्च हुआ था वो उसमें 2 ऑप्शन थे। एक था टियर 1 जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, टैक्स बेनिफिट मिलता था। दूसरे वाले में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता था, बट वहाँ पे आपका एंट्री लिमिट था। गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप जनरली हम वेल्थ किसके लिए बनाते हैं? नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने के लिए। ये कंसिडरेशन ध्यान में रखते हुए उन्होंने एनपीएस वात्सल्य प्रोग्राम किया, जिसमें आप माइनर के लिए उनके नाम से एनपीएस आप लेते हो। आप उनको पैसा पे, लेकिन आप रेगुलर एनपीएस वात्सल्य में पैसा पे करते हो। आफ्टर 18 ईयर्स पे जब बच्चा टर्न हो जाता है, उसके पास ऑप्शन रहता है पैसा विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर सकते हैं, अगर कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू करके उसको आगे लंबे पीरियड के लिए एज अ वेल्थ क्रिएशन टूल आप उसके अंदर छोड़ सकते हो। बेनिफिट इसमें ये है कि आप सारे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट में भी है, हाइब्रिड फंड है, सारे के सारे फंड है। और ये बेनिफिट इसमें और एक ये है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में आपको एसेट एलोकेशन करना है तो इक्विटी से डेट में करते हो, डेट से इक्विटी में करते हो तो टैक्स इंप्लीकेशन आता है, इसमें ये बच जाता है। तो आपको एक्टिव एसेट एलोकेशन करना है तो ये बेनिफिट के साथ आप कर सकते हो। एब्सोल्युटली। आखिरी सवाल लेंगे शो का फटाफट। मोहित भारती का दिल्ली से सवाल भेजा है। और अमित, लॉन्ग टर्म में निवेश करना क्या अभी सही है या कितना सही है? अभी बहुत सही है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। मैं काफी बुलिश हूँ इंडियन इकोनॉमी को लेके। बाय 2029 हम लोग मोस्ट लाइकली $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। अगर आप विकसित भारत का रोड मैप को फॉलो करेंगे तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर बन के उभरेगा अगले 4 से 5 साल में। आपको काफी जियोपॉलिटिकल हलचल दिख रही है, ये सब इंडिया के फेवर की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। आप इन्वेस्टमेंट्स जल्दी शुरू कीजिए, देर न कीजिए और कीप अ होराइजन ऑफ 15 से 20 साल। आप इस इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन को कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। आई एम वेरी बुलिश अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ सवाल जवाब का ये सिलसिला भी हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका, समीर आपका स्टूडियो आए और आप दोनों ने ही मिलकर दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी की हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ वक्त हो गया है समाप्त करने का इन्वेस्टर महाकुंभ को। और सुबह से लगातार हमने निवेश के हर पहलू पे चर्चा की है विश्व मोहन। बिल्कुल सही। और जिस तरह की अवेयरनेस हम लगातार फैला रहे हैं, हमारी कोशिश है, एक छोटी सी पहल है लेकिन ये दूर तक आवाज़ जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए लोग लगातार इसको सालों तक देखते रहेंगे और उन्हें लगातार नई नई चीज़ें पता लगेंगी, कौन से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, आपको कैसे तैयार रहना है, कैसे जागरूक रहना है। बिल्कुल, तो हर पहलू पर हमने बारीकी से चर्चा की है और एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन भी आपको दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा महाकुंभ आपके पूरे काम का होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको फिर से देखना चाहें, चैनल के YouTube पर आप जा सकते हैं और इसकी झलकियां देख सकते हैं। फिलहाल मुझे और विश्व मोहन को इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।